नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, अन्य कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। आज हमारा टॉपिक है चंबल नदी। चंबल नदी को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने एक बार ये जो क्लास है वो पूरी देख ली ना, उसके बाद में चंबल नदी आपको फिर से पढ़नी नहीं पड़ेगी। और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक लाइन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। आपको लगभग एग्जाम के अंदर नहीं तो सारे एग्जाम के अंदर चंबल नदी से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और आज पूरी की पूरी चंबल नदी को निपटाएंगे इसी क्लास के अंदर। आप मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे टॉपिक को हम सबसे पहले तैयार करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे राजस्थान जीके को कवर करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको पहले करेंगे, ठीक है। ये है चंबल नदी। और ये चंबल नदी का जो मैंने मैप बना रखा है, इसके अंदर पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है कि कितने बांध है इसके अंदर, कितनी लंबाई है, कहाँ पर कौन सी नदी है, उसका मिलान होता है। उसके बाद में चंबल नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो भी हमें पता होना चाहिए। एक जो नए आंकड़े आए हैं, पुरानी किताब आप पढ़ते हैं तो चंबल नदी की लंबाई आपको 965 या 66 किलोमीटर मिलती है। लेकिन अब जो नए आंकड़े हैं उनको ध्यान रखना। नए आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी की लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। चंबल नदी है सबसे महत्वपूर्ण है। चंबल नदी के बाद में हम पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में। ये देखो चंबल नदी। चंबल नदी के सबसे पहले उपनाम पूछे जाते हैं हर बार सेकंड ग्रेड के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उपनाम है, पहला उपनाम है चंबल नदी का चरमनवती, ठीक है। चरमनवती, चय से चंबल नदी, चय से चरमनवती। क्लास को आप आराम से ध्यान से लास्ट तक देखना, अच्छे से समझ में आएगी। बाकी भागादौड़ करनी है तो और भी आप वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ मिलेगी आपको अच्छे से मिलेगी, एकदम करीब मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो चंबल नदी का पहला उपनाम है चरमनवती, दूसरा नाम है राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है और पहला है चरमनवती। उसके बाद में है बारहमासी। बारहमासी और नित्यवाही, ये दोनों नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बता दूं, चंबल नदी लगभग 12 महीने तक एक जैसी बहती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 12 महीने बहती है तो पानी हमेशा रहता है। नित्य बहती है, नित्य का मतलब रोजाना बहती है, ठीक है। तो एक तो 12 है, बड़ी नदी है, पानी की कभी भी किल्लत या कमी नहीं आती है, इसलिए ये 12 है। 12 महीने तक लगातार एक जैसी बहती है। उसके बाद में एक जैसी बहेगी तो इसका मतलब है नित्य। नित्य का मतलब रोजाना बहती है, एक जैसी रोजाना बहती है, तो नित्यवाही भी यही नदी है। घड़ियालों की प्रजनन स्थली। घड़ियालों की प्रजनन स्थली क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर चंबल है ना, चंबल के अंदर जो घड़ियाल है, घड़ियाल सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। घड़ियाल है वो सबसे ज्यादा है चंबल नदी के अंदर। दूसरा मगरमच्छ है, मगरमच्छ भी चंबल नदी के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये जो 4-5 नाम है, इसके उपनाम यहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर प्रत्येक बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना, उपनाम से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चरमनवती, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाहिनी और घड़ियालों की प्रजनन स्थली। घड़ियाल नाम आप नहीं याद रहता है तो आप मगरमच्छ याद रखो, मगरमच्छ के साथ में घड़ियाल को ना याद रखो, ठीक है। ये प्रजनन स्थली है। उसके बाद में देखो इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। 1051 किलोमीटर है। इससे पहले पुरानी किताबों के अंदर आपको 966 या 65 किलोमीटर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 1051 किलोमीटर लंबाई है चंबल नदी की, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें 1051 के अंदर ये कौन कौन से राज्य में बहती है, कहाँ बहती है, कितनी कहाँ पर बहती है, तो देखो ये मध्य प्रदेश के अंदर 320 किलोमीटर बहती है। राजस्थान के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 322 किलोमीटर। 320 तो है मध्य प्रदेश में और 322 है, 2 किलोमीटर ज्यादा है राजस्थान के अंदर। ये इस तरह से याद रखो। उसके बाद में 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। एकमात्र ऐसी चंबल नदी है जो 2 राज्यों की सीमा बनाती है, दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर बहती है, या 2 राज्यों की सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर तक बनाती है?
252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर तक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। उसके बाद में जाती है यूपी में, और यूपी में ये बहती है 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर यूपी में। एक बार फिर से देखो, चर्मनवती, नित्यवाणी, बारामासी, कामधेनु और घड़ियालों की प्रजनन स्थली, ये चीज आपको याद हो गई। 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 320 मध्य प्रदेश में, 322 राजस्थान में, 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है, 157 किलोमीटर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखो, इसके अंदर जो बांध बनाए गए हैं ना, 3 बांध ऐसे जो 100 किलोमीटर के दायरे में है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर तीनों बांध मात्र और मात्र 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ बनाए गए हैं। उसके बाद में प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है। ये देखना, आप जो मैप देखना, ये यमुना नदी बह रही है, उसके बाद में ये जो चंबल नदी है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, एक आकृति बन रही है वृक्ष के आकार की। ठीक है, वृक्ष के आकार की, मतलब ये इसके जो अलग अलग भुजा है, ठीक है, जो हम टहनी बोलते हैं पेड़ के, उस तरह से ये अलग अलग है, डिवाइड की गई है। तो ये एक पेड़ की तरह वृक्षाकार है। ठीक है, वृक्षाकार नाम दिया गया ना, इसके प्रवाह क्षेत्र को वृक्षाकार कहते हैं। वृक्षाकार मतलब एक वृक्ष की टहनियाँ होती हैं, उसी हिसाब से इसका प्रवाह क्षेत्र है, नदियाँ मिलती हैं। एक चित्र की दृष्टि से देखें तो ये वृक्ष के आकार की है। ठीक है, उसके बाद में देखो, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एकमात्र नदी, एकमात्र ऐसी नदी है चंबल नदी, जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है उसके अंदर इसका नाम है चंबल नदी का। ये चीज आप ध्यान रखना। कितनी बातें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उपनाम चर्मनवती, राजस्थान की कामधेनु, बारामासी, नित्यवाणी, घड़ियालों की प्रजनन स्थली, 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 322 राजस्थान में है, 320 मध्य प्रदेश में, 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय है, 157 यूपी में है। 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए। प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है चंबल नदी को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद में पहले ये डिटेल देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, अवनालिका अपर्दन गहरे गड्ढे, यानी कि दोस्तों अवनालिका अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी कर रही है, खड्डे सबसे ज्यादा चंबल नदी कर रही है। बीहड़ भूमि या जो बंजर भूमि बोल सकते हैं उसको, बीहड़ भूमि, वो सबसे ज्यादा चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक बार क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था, सबसे ज्यादा गड्ढे, खड्डे और जो बीहड़ भूमि है वो किस नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो है चंबल नदी। और कहाँ पर आती है देखो, अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी का है, गहरे गड्ढे हैं। उसके बाद में बीहड़ भूमि है, ये करौली में है, धौलपुर में है, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक है। ठीक है, सवाई माधोपुर को सर्वाधिक लगा लो। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा किस जिले में बीहड़ भूमि है चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में, तो वो है सवाई माधोपुर। उसके बाद में गांगे सूस स्तनधारी जीव है, एक जीव है यहाँ पर जिसका नाम है गांगे सूस। गांगे सूस नामक एक स्तनधारी जीव है जो चंबल नदी में रहता है। ठीक है, उसके बाद में है कोटा। कोटा तो चंबल नदी के किनारे हैं, जिसको राजस्थान का कानपुर कहते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, सीधा यह नहीं पूछकर कि मान लीजिए कोटा है वो किस नदी के किनारे है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कानपुर है वो किस नदी के किनारे है, तो कोटा है और कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है, तो वहां पर आपको कोटा नहीं मिलेगा, तो कोटा का उपनाम है वो पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, घुमाकर के क्वेश्चन है ना वही पूछा जाता है, बस कॉमन सेंस ध्यान रखना है अपना। ठीक है, और उसके बाद में उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, उबड़ खाबड़ भूमि है, सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि की अगर बात करें तो वो है चंबल नदी में। उसके बाद में देखो बहाव क्षेत्र में प्रथम है, बहाव क्षेत्र में तो प्रथम है ही, सबसे लंबी नदी राजस्थान के अंदर चंबल नदी बहती है। उसके बाद में पानी की दृष्टि से अगर देखें ना तो बनास नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी चंबल है, 6 जिलों में बहती थी। ठीक है, उसके बाद में बहाव क्षेत्र में प्रथम है, सर्वाधिक जल आपूर्ति, सबसे ज्यादा जल आपूर्ति करती है राजस्थान के अंदर चंबल नदी। ये पेड़ की तरह फैली हुई है तो पानी तो वैसे ही होगा। उसके बाद में सहायक नदियों की हम बात करेंगे, सहायक नदियों की हम बात करेंगे। सहायक नदियां भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सहायक नदियों से आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो, दाईं तरफ से, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? छोटी काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी यहाँ पर देखो, ये इस साइड से मिल रही है ना, ये रही काली सिंध। उसके बाद में आलनिया है, आहू है, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है।
ये नदियाँ दाईं तरफ से मिलती हैं, यानी इस तरह से हम चलेंगे तो ये दायां, ये बायां, ये दायां, ये बायां। तो यहाँ से जो नदियाँ मिल रही है, जैसे यहाँ पर मैंने बामनी लिखा है, आहू लिखा है, काली सिंध लिखा है, परवल लिखा है, पार्वती लिखा है, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं ये क्या है, दाईं तरफ है। उसके बाद में बाईं तरफ की नदियाँ देखो, गुंजाली, गुंजाली है। ये मैंने फर्स्ट लगाया ना यहाँ पर, ये फर्स्ट इसलिए लगाया है, ये छोटी काली सिंध नदी है, ये मतलब कि ये जो आहू, ये छोटी काली सिंध नदी है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पहली नदी है जो मिलती है चंबल नदी में। उसके बाद में राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद में पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है गुंजाली नदी, ठीक है। गुंजाली नदी जो बाईं तरफ से मिलती है। बामणी नदी है जो बाईं तरफ से राजस्थान चंबल नदी की सहायक नदी है। कुराल नदी है, मेज नदी है, चाकण नदी है, बनास है और सीप है। ये नदियाँ बाईं तरफ से मिलती है और चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा गया है, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं ना कहीं कौन सा भी आप एग्जाम उठा करके देख लेना, चंबल नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा और इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर आप देखें तो देखो, चरमनवती राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नित्यवानी, घड़ियालों की प्रजनन स्थली, 1052 किलोमीटर लंबाई है, 322 राजस्थान में है, 320 मध्य प्रदेश में है, 252 अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, 157 यूपी में है, 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नदी है, अवनालिका प्रदन सबसे ज्यादा होता है, गहरे गड्ढे सबसे ज्यादा है, बीहड़ भूमि सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में, करौली धौलपुर क्षेत्र में भी बीहड़ भूमि है, गांगी सूंस स्तनधारी जीव पाया जाता है, कोटा इसके किनारे है जिसको राजस्थान का कानपुर कहते हैं, उत्खात भूमि के लिए भी कुख्यात है, बहाव क्षेत्र में प्रथम है, सर्वाधिक जल आपूर्ति करती हैं। सहायक नदियों में हमने देखा है काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है, आहू है, कालनिया है, गुंजाली है, बामणी है, कुराल है, मेज है, चाकण है, बनास और सीप है, ठीक है। ये नदियां सहायक नदियां। अब इस चीज को देखो, इस चीज को गौर से देखो आप। मैं आपको बता दूं, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। यहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। इस तरह से ये चंबल नदी बह रही है, ठीक है। इस तरह से ये चंबल नदी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ पर बह रही है यमुना नदी, ये यहाँ पर बह रही है यमुना नदी। ये चंबल नदी है वो यमुना नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है, और यमुना की सहायक नदी है वो चंबल नदी है, ठीक है। सहायक हो गई क्योंकि इसके अंदर जाकर मिल रही है। अब देखो, चंबल नदी निकलती है, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल है वो है जन्ना पाव की पहाड़ियों से। जन्ना पाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। एक चीज ध्यान रखना, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जन्ना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, और 616 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है जन्ना पाव का, उस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो पहाड़ है ये किस में है? विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पर्वत में है। विंध्याचल पर्वत में जन्ना पाव की पहाड़ी है जिसकी हाइट है 616 मीटर। वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये आती है मध्य प्रदेश के अंदर ही, यहाँ तक है राजस्थान, ठीक है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है। यहाँ पर है पहला बांध गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है जो मंदसौर के अंदर है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नहीं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसके बांधों का क्रम। 4 बांध है, चारों बांधों का क्रम रट लेना, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंबल नदी के ऊपर 4 बांधों का क्रम बताओ, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। उद्गम स्थल से बताओ, और उद्गम स्थल से न लेकर के यहाँ से पूछ लिया जाता है, उल्टा भी पूछ लिया जाता है। उनको क्या करना है, उसको तो सिर्फ उद्गम स्थल की तरफ बताओ। तो ये लिखने में क्या दिक्कत है, हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गांधी सागर से स्टार्ट कर देंगे और चारों को मिलान कर देंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बिरास लास्ट में आता है, ठीक है। सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा बांध है जो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं होकर मध्य प्रदेश में है, तो वो है गांधी सागर बांध, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लो गांधी सागर बांध के बारे में। जैसे ही गांधी सागर बांध से ये नदी आगे जाती है तो ये 84गढ़ है चित्तौड़गढ़ में। 84गढ़ है, पहला ही गांव है 84गढ़, और ये गांव है चित्तौड़गढ़ में। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राजस्थान के अंदर चंबल नदी की एंट्री किस गांव में होती है, तो वो है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से 5 किलोमीटर आगे चलते हैं
तो हमें मिलता है एक चूलिया जलप्रपात जिसकी हाइट है 18 मीटर। ये जो 84 गढ़ है चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के अंदर चंबल नदी की एंट्री होती है। ठीक उसके 5 किलोमीटर आगे एक चूलिया जलप्रपात बनाया गया है जिसकी हाइट है 18 मीटर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चूलिया जलप्रपात के बाद में नदी मिलती है बामणी नदी। ठीक है, बामणी नदी मिलती है और बामणी नदी निकलती है दोस्तों हरिपुरा मध्य प्रदेश से। बामणी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, हरिपुरा मध्य प्रदेश से बामणी नदी निकलती है और ये चूलिया जलप्रपात के ठीक आगे चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ से ठीक ही पास में ही है ये बामणी नदी, कोई दिक्कत नहीं है। भैंसरोड गांव है ना, उसके पास में ही एंट्री होती है इसकी बामणी नदी की। अब देखो इसके बाद में आएगा राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर बांध के बाद में कौन सा बांध आएगा, राणा प्रताप सागर बांध आएगा। ठीक है, इसके लिए जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, याद करने की ट्रिक है। तो राणा प्रताप सागर बांध आएगा गांधी सागर बांध के बाद में। उसके बाद में आएगा दोस्तों ये जो नदी आ रही है, ये आ रही है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी आ रही है। काली सिंध नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक तो परवन नदी है जो मध्य प्रदेश से आती है, दूसरी है आहू सुसनेर से आती है। आहू नदी है जो सुसनेर मध्य प्रदेश से आती है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है राजगढ़, देवास, मध्य प्रदेश। इस तरह से याद रखो इसको, आहू, सुसनेर, काली सिंध, देवास, परवन। ठीक है, और परवन मनोहर थाना लिख लो यहाँ पर, इसका उद्गम स्थल है मनोहर थाना। मनोहर थाना, मनोहर थाना से परवन नदी का उद्गम स्थल है। तो ये काली सिंध नदी है वो जाकर के जवाहर सागर से पहले और राणा प्रताप सागर बांध से बाद में दोनों के बीच में यह सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, एंट्री हो जाती है चंबल नदी के अंदर इसकी। उसके बाद में आती है जवाहर सागर बांध आता है, फिर कोटा बैराज आता है। दोनों पास पास में ही है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज दोनों ही पास पास में है। उसके बाद में नदी आती है, ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी आती है सीहोर से, पार्वती सीहोर मध्य प्रदेश से आती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है पार्वती का, सीहोर से, जो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। ये इस तरह से आती है। उसके बाद में सवाई माधोपुर में एंट्री हो जाती है इसकी चंबल नदी में। चंबल नदी में ये मिलती है पालिया गांव। पालिया गांव में पार्वती नदी का एंट्री होती है और पालिया गांव में ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है एक सहायक नदी के रूप में। ठीक है, उसके बाद में देखो ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, खमनोर। खमनोर राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है बनास नदी का और बनास नदी आकर के मिलती है चंबल में और चंबल में सवाई माधोपुर में बनास नदी का जो मिलन है वो होता है चंबल नदी के साथ में। और रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम से एक ट्रिक याद आती है, बांधसी। बांधसी, ठीक है, ये ट्रिक रहती है। इनका एंट्री त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम का मतलब बनास नदी आती है खमनोर की पहाड़ियों से चंबल नदी में, इधर आ रही है धौलपुर से सीप नदी और इधर से आ रही है चंबल नदी। इन तीनों का जो पॉइंट है ये बन रहा है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम बन रहा है तो राजस्थान के अंदर लगभग 3-4 त्रिवेणी संगम है। उसमें ये शामिल है खमनोर, बनास, सीप और चंबल। बनास, सीप और चंबल नदियों का जो त्रिवेणी संगम है उसको याद करने की ट्रिक रहती है बांधसी। ब से बनास, च से चंबल, स से सीप। रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम, बांधसी, बनास, चंबल, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है और यहाँ पर एक धाम बनाया गया है, एक तीर्थ बना दिया रामेश्वरम। ठीक है, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सीप नदी ऊपर से आ रही है धौलपुर से, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी आ रही है, त्रिवेणी संगम है, बांधसी इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और चूलिया जलप्रपात की हाइट पूछे तो 18 मीटर है। उसके बाद में ये नदी आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये यूपी में है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंबल नदी है वो यमुना में जब मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, तो ये आ गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इटावा के, ये मुरादगंज है इटावा, इटावा में यूपी में, वहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। और चंबल नदी का समापन है वो हो जाता है यमुना नदी में। यमुना नदी की सहायक नदी बन गई चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदी बन गई बनास नदी। और बनास से उसके बाद में सीप नदी है, पार्वती नदी है, परवन है, काली सिंध है, आहू है,
उसके बाद में बामनी नदी है, ये सभी नदियां हैं वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अब बात आती है हमारी वो ट्रिक वाली, ठीक है। बांध को जो ट्रिक है वो है गोपी हमारी, गोपी हमारी, गोपी हमारी से ट्रिक क्या हुई, गए है, गो है, इससे हो जाएगा गांधी, वो पै से हो जाएगा प्रताप, पै से हो जाएगा गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, ठीक है। गए से गांधी सागर, पै से प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध। फिर देखो है से हो जाएगा जवाहर, जवाहर, और फिर लास्ट में है कोटा बैराज, बैराज है ना, रे आ रहा है यहाँ पर, तो बैराज। ये ट्रिक होती है इसकी, सीधा सा नाम है और याद रखना है, और क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है। मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से बना हुआ है, अभी तक पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से है, और याद करने की भी ट्रिक बता दी आपको कि कहाँ से किस तरह से आपको याद करना है, कौन सी ट्रिक से याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिवेणी संगम का, इन बांध का क्रम पूछा जाता है, सहायक नदी पूछी जाती है, जो टॉप सहायक नदी है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, बाकी यहाँ पर लिख दी, जो आप देख लेना। कुन्नू, ये जो एक बार ये भी पूछा जाता है आहू नदी कहाँ से निकलती है, सुसनेर से इसका उद्गम स्थल है, काली सिंध देवास से निकलती है, परवन मनोहर थाना से निकलती है, पार्वती शेवर से निकलती है, इजगुज, ये वो इजगुज वाली नदी वो भी इसके अंदर है, ठीक है। इजगुज है ना, इज नदी है वो गुज से निकलती है, वो भी यहाँ से मिलती है इसके अंदर। तो ये थी चंबल नदी, और चंबल नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई है। इसी तरह से अगर हम राजस्थान को एक टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, आप लोगों की दिक्कत क्या है, आप लोग राजस्थान जीके को 100% लेना चाहते हो, बाकी 100% आज तक किसी ने नहीं लिया राजस्थान जीके का, और राजस्थान जीके ऐसी चीज़ है जो 100% आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसको टुकड़ों में डिवाइड करो, 10%, 20%, 30%, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसको भी आप जरूर देखना। ये चंबल नदी थी, और चंबल नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, मैप के द्वारा भी बताया है, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जानकारी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर चंबल नदी से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये जानकारी थी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।